वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 एक्सक्रीटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको कल बताया था मैंने कि भाई जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है उसको शरीर से बाहर निकलता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेन है किडनी, किडनी के बाद में यूरेटर है, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरिथ्रा है। तो कल पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, कौन कौन से वेस्ट निकालता है और इसका जो एक्सटर्नली जो गुर्दा है वो कैसा दिखता है, उसका एक्सटर्नल विवरण हमने पढ़ा था। कल हमने गुर्दे की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन कॉर्पस्कल्स सीक्रेटिव पार्ट ऑफ यूरिनिफरस ट्यूब्यूल यानी जो हमारा नेफ्रॉन है उसके बारे में देखा। नेफ्रॉन की संरचना में हमने मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स और सीक्रेटिव पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हेनले का लूप, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको बोलते हैं पीसीटी, फिर हेनले का लूप पढ़ा, फिर हमने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे ब्रिक में यानी गुर्दे में रक्त परिसंचरण जो है ना, रक्त परिवहन कैसे होता है, यानी उसमें ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक गुर्दे में एक धमनी यानी जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं उसके द्वारा रक्त मिलता है गुर्दे को, और वो रीनल आर्टरी जो है वो सीधे ही एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है। यानी एओर्टा जो है हार्ट से निकलने के बाद में थोरेक्स में आके थोरेक्सिक एओर्टा बनाता है, फिर वो जब एब्डोमेन में आ जाता है, किसको डायफ्राम को क्रॉस करके जब वो एब्डोमेन में आता है तो उसको एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। उस एब्डोमिनल एओर्टा से ही रीनल आर्टरी निकलती है, दो रीनल आर्टरी दोनों गुर्दों में अलग अलग जाती है। अब ये जब गुर्दे के अंदर जाके विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर और एफरेंट आर्ट्रियोल में बढ़ जाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो प्रत्येक बोमेन संपुट जो होता है, बोमेन संपुट कल मैंने आप बताया था, उसको ब्लड सप्लाई करता है। यानी प्रत्येक नेफ्रॉन के लिए अलग अलग आर्ट्रियोल है। अगर आपके एक गुर्दे में अगर 10 लाख 15 लाख जितने भी नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन किसी के लाखों में होती है, तो प्रत्येक नेफ्रॉन के लिए एक एफरेंट आर्ट्रियोल अलग से उसमें ब्लड सप्लाई करता है, और वो फिर वो जाके जो है नेफ्रॉन में जो बोमेन्स कैप्सूल है उस कैप्सूल के अंदर वो एक प्रकार का गुच्छा बना लेता है या एक जाल बना लेता है। आर्ट्रियोल अपना जाल बनाता है, मतलब आप कह सकते हो कैपिलरीज का। बोमेन संपुट से निकलने वाली या बोमेन संपुट से जो इफरेंट आर्ट्रियोल निकलता है, यानी पहले बोमेन संपुट में एफरेंट आर्ट्रियोल आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल उसके अंदर फिर क्या है कैपिलरीज का जाल बिछाएगा, फिर वो जब उससे निकलेगा तो वो इफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे उसको। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो मेडुला में जाता है। ये जो है एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये बी मेडुलस में ही बोमेन संपुट में या बोमेन कैप्सूल में आता है। जब ये निकलता है बोमेन कैप्सूल से तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल होता है। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आगे जाके विभिन्न शाखाओं में बोमेन संपुट से निकलने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल मेडुला में जाकर विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको हम डिसेंडिंग वेसा डेक्टा कहते हैं। जब ये इफरेंट आर्ट्रियोल निकलेगा तो ये उस मेडुला जो किडनी का मेडुला भाग है उसमें जाके विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाता है, और उस जो शाखा नीचे जाती है उसको फिर हम डिसेंडिंग वेसा रेक्टा बोलते हैं।
वैसा रेक्टा बोलते हैं। ये छोटी छोटी कैपिलरीज के द्वारा ये जो है वैसा रेक्टा जिसे बोलते हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज के द्वारा सीधी शिरा वाहिकाओं में, शिरा वाहिनियों में, यानी शिरा में वेन्यूल होती है उनमें खुल जाती है। ये वाहिनियाँ ऊपर की ओर जाती है, यानी आर्ट्रियोल जो एफरेंट आर्ट्रियोल नीचे की तरफ आता है तो डिसेंडिंग वैसा रेक्टा बोलते हैं। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ आना। और ये वाहिनियाँ जब ऊपर की ओर जाती है तो उनको आरोही वासा रेक्टा या एसेंडिंग वासा रेक्टा कहते हैं। अर्थात डिसेंडिंग वासा रेक्टा तो है आर्ट्रियोल्स, और जो एसेंडिंग वासा रेक्टाएँ हैं जो ऊपर चढ़ती है बाद में, ये है वेन, शिराएँ हैं, शिरिकाएँ हैं, या वेन्यूल जिसे बोल सकते हैं, वेन्यूल्स है, जिनकी भित्ति जो है, जो वेन्यूल्स है, जो असेंडिंग वासा रेक्टा जिसे बोलते हैं, जो ऊपर चढ़ती है, उसमें उसकी भित्ति में छिद्रित, वो उसमें छेद होते हैं, एंडोथेलियम की बनी, छिद्रित एंडोथेलियम की बनी होती है। एंडोथेलियम जो सेल है उनमें छेद पाए जाते हैं। अब मेडुला में जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनका विन्यास या उनका स्प्रेड वो इस प्रकार से स्प्रेड होती है उसमें कि प्रतिधारा तंत्र, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम संभव। उसके काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम मतलब है कि जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो मैकुला डेंसा है या पीसीटी है, डीसीटी है, उनके साथ में चलते हैं ये। और इनके अंदर जब छेद पाए जाते हैं तो इनमें से अगर मान लो जो ब्लड छनता है किसमें, वोमेन कैप्सूल में, वोमेन कैप्सूल में जो आर्टरीज का जाल होता है, उस जाल में से ब्लड जब आता है तो उसमें से जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है ना शरीर में, यानी वेस्ट है जो, उसको उसमें छाड़ देते हैं, वो फिर नेफ्रॉन में चले जाते हैं। और नेफ्रॉन में भी अगर मान लो कोई आवश्यक न्यूट्रिएंट जो है अगर उसमें चले गए पेशाब में, तो वापस वो जो आर्टरी और वेसल्स है, छोटी छोटी आर्टरीज है, उनमें चला जाता है वो, यानी जो वेन है ना, उन वेन में वेन्यूल है उनमें वो चला जाता है। इसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अच्छा, जो कोर्टेक्स है, किडनी का जो कोर्टेक्स है, उसमें लिम्फ वेसल्स दिखाई देती है। अगर आप उसका काटते हो ना लंबाई में, लेंथ वाइज, जैसे आपने पीछे देखा काट उसका, तो उसके अंदर लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियम। अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इंटरस्टिशियम क्या है, लिम्फ वेसल्स कहाँ दिखाई देती है, तो ये कोर्टेक्स में दिखाई देती है। स्ट्रोमा या अंतराली पदार्थ, यानी इंटरस्टिशियम या स्ट्रोमा। इंटरस्टिशियम अंतराली पदार्थ को बोलते हैं, उसको हम स्ट्रोमा भी बोलते हैं। अब ये होते कहाँ हैं कि जो किडनीज है, किडनीज में नेफ्रॉन और रक्त वाहिकाओं के, यानी नेफ्रॉन के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स, महीन ब्लड वेसल्स चलती है, उनको रक्त वाहिकाएँ बोलते हैं। उनके बीच में, यानी नेफ्रॉन की जो ट्यूब है और उसके साथ में चलने वाली जो रक्त वाहिकाएँ हैं, उनके मध्य में पाए जाने वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। उसके मध्य जो पदार्थ पाया जाता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा जो है, ये कोलेजन फाइबर्स और कुछ फाइब्रोसाइट्स इसमें होते हैं, यानी ये कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोसाइट सेल्स होती है जो इसके बीच में पाई जाती है, दोनों के बीच में। अब इसका जो मेडुला भाग है, किसका मेडुला भाग है किडनी का, उसमें कुछ विशिष्ट सेल्स पाई जाती है। मेडुलरी पार्ट जो है किडनी का, उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें वसा युक्त अंतराली कोशिकाएं, लिपिड लेडन इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, यानी वो वसा से संबंधित सेल्स होती है, लिपिड सेल्स होती है, कहने का मतलब ये है। उनको हम बोलते हैं लिपिड लेडन इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी वसा युक्त अंतराली कोशिकाएं। इनकी आकृति जो है ना वो तारे जैसी होती है। तारे जैसी मतलब सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट तारा जो होता है, उसकी तरह इसकी आकृति होती है।
तो ये था स्ट्रोमा या अंतराली पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण तंत्र जो इस किडनी में पाया जाता है, उसका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर तंत्र, यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें क्या 3 संरचनाएं पाई जाती है। अगर आप इसको आपकी बुक के पेज नंबर 279 पे देखोगे आप, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? एक तो इसमें मैकुला डेंसा होता है। मैकुला डेंसा जो है, जब नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डीसीटी, जो दूर वाली कुंडलित नलिका जो है, वो अभिवाहिता अपवाही धमनिकाओं, यानी अपवाही और अभिवाही धमनिकाएं, तो आपको पता है जो एफरेंट आर्टरियोल जो नेफ्रॉन के वोमेन कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल में जो जाड़ बिछाता है, वो जब आर्टरियोल जब आएगा उसको बोलेंगे एफरेंट, और जो निकलेगा उसको इफरेंट बोलेंगे। तो उन दोनों अफरेंट और इफरेंट से होकर गुजरती है। कौन गुजरती है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो इसकी है, डीसीटी। किसकी? ये जो आर्टरियोल है इसकी है। जब ये इन दोनों एफरेंट और इफरेंट में से होकर गुजरती है, तो जो अपवाही धमनियों के पास की डीसीटी की एपिथेलियम है, अपवाही होती है इफरेंट। इफरेंट धमनिकाओं के पास की जो डीसीटी की एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, वो परिवर्तित होकर पतली और लंबी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? पतली और लंबी हो जाती है, जिनको ही हम मैकुला डेंसा कहते हैं। अब आप अपने इस डायग्राम को अगर देखोगे, तो ये पोडोसाइट, ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पोडोसाइट और पोडोसाइट, तो जहाँ से ये दोनों गुजरती है उसको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। उस मैकुला डेंसा जो है, ये गुर्दे में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये कंट्रोल करती है। कौन? मैकुला डेंसा। फिर आता है बाह्य ग्लोमेरुलर मेसेंजियल कोशिकाएं, यानी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। किस में होती है? ये आती है आपके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस का दूसरा भाग है। ये क्या है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ये मैकुला डेंसा जो अभी आपने देखा था, मैकुला डेंसा, और दोनों धमनिकाओं के मध्य के अंतराली ऊतक में पाई जाती है। यानी जो बीच में दोनों के मैकुला डेंसा और दोनों जो धमनिकाएं हैं, एफरेंट और इफरेंट, उनके मध्य में, दोनों के बीच में ये अंतराली ऊतक में पाई जाती है। जो बीच में जो ऊतक होता है उसमें ये पाई जाती है। इन्हें पोल्किशियन सेल्स या लेसिस कोशिकाएं या गुरमेथाई कोशिकाएं भी कहते हैं। इनके 3 नाम हैं इन कोशिकाओं के। ये रक्त में यानी ब्लड में सोडियम आयन की सांद्रता के प्रति संवेदनशील होती है। ब्लड में जो सोडियम आयन होता है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके प्रति ये संवेदनशील होती है सेल्स। तो ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स हैं। पहले हमने पढ़ा था मैकुला डेंसा, यानी ये भी क्या सेल्स ही थी। मैकुला डेंसा जो है वो भी सेल्स थी। ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स है। जो मैकुला डेंसा सेल्स थी वो रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है किडनी में। जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स है, जिनको हम गुरमेथाई कोशिकाएं या उनको हम पोल्किशियन सेल्स या लेसिस सेल्स भी बोलते हैं, लेसिस सेल्स। ये जो है ब्लड के अंदर सोडियम की सांद्रता को से संवेदनशील होती है उसके प्रति। थर्ड जो है वो है सेल्स है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये सेल्स कहाँ होती है? जहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल जो है, अफरेंट आर्टेरियोल वो होता है जो उस वोमेन्स कैप्सूल के अंदर घुसता है, फिर उसके अंदर जो जाड़ बनता है केशिकाओं का, उसके बाद जब वो वोमेन्स कैप्सूल से निकलता है ना आर्टेरियोल, तो उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये इफरेंट और एफरेंट आर्टेरियोल की मध्य भित्ति यानी इनकी ट्यूनिका मीडियम पाई जाती है। इन दोनों की ये आर्टेरियोल जो है
एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल जो इनकी जो भित्ति है, वाल है, उसके वाल की ट्यूनिका मीडिया, वाल में आपको पता है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, 3 परतें होती है, तो उस मीडिया में पाई जाती है, ट्यूनिका मीडिया में पाई जाती है। तथा ये सेल्स जो है ये स्मूथ मसल्स के द्वारा संचालित होती है, स्मूथ मसल्स के द्वारा संचालित होती है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यानी इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो है रेनिन हार्मोन का स्रावण करती है, यानी उसको सीक्रेट करती है, रेनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है ये ग्रेन्यूल्स जो है। तो ये जो हमारा एपरेटस है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, मैकुला डेंसा, पोल्किशन सेल्स और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तीनों के अलग अलग काम है जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम ये देखेंगे कि हमने सारा जो है किडनी के बारे में अध्ययन कर लिया। किडनी में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, नेफ्रॉन का काम हमने पढ़ लिया। इसमें अब आप जो है, अगर आपको एनाटॉमी जो समझ में आ गई, तो जो आपको फिजियोलॉजी करवा रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी करवा रहे हैं, फिजियोलॉजी में वो आप आसानी से समझ लो, क्योंकि आप जो एनाटॉमी में तो आप उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पता करते हो कि इस नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके साथ में ब्लड वेसल्स कौन कौन सी कैसे कैसे चलती है, और जो ब्लड है उसका प्योरीफिकेशन वुमेन संपुट में होता है। उसके बाद में वो नेफ्रॉन की ट्यूबुल्स में चला जाता है। ट्यूबुल्स में जाने के बाद में भी अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चलेगी, काम की चीज़ चलेगी, तो वो फिर क्या है कि वो जो साथ में ब्लड वेसल्स चल रही है उसके अंदर चला जाता है, यानी फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद में जो नेफ्रॉन से वो ट्यूबुल निकलते आगे, वो आगे जाके माइनर कैलेसेज, मेजर कैलेसेज, और इस तरह से वो एक कलेक्टिंग डक्ट में पेशाब इकट्ठा होता है, और उसके बाद में वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में चला जाता है। अब घोड़े के अंदर जो है किडनी, हम घोड़े की किडनी के बारे में अगर कंपैरिजन करें केटल वाले, अभी तक तो हमने केटल के बारे में पढ़ा था, तो घोड़े में जो किडनी है वो चिकनी होती है, घोड़े की किडनी चिकनी होती है और पिंड विहीन होती है। जैसे आपने गाय में देखा उसमें लोब बने होते हैं, ऊपर अंदर लोब्स बने होते हैं 3-4, इसमें लोब्स नहीं होते, ये सिर्फ स्मूथ और लोबुलेटेड नॉन लोबुलेटेड होता है। अब जो दायां ब्रिक है घोड़े का राइट किडनी जो है वो हार्ट की आकृति का होता है, जैसे हमारा हृदय होता है उस आकृति की होती है, और बायां जो वृक है घोड़े में वो सेम के बीज की आकृति का यानी बीन शेप्ड होता है। तो आपको घोड़े की किडनी की शेप अगर पूछेंगे तो आप बताओगे कि दाईं किडनी जो है वो हार्ट के आकार की होती है, बाईं किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है। अब इसमें जो हाइलस वो आंतरिक किनारे के मध्य में स्थित होता है, जबकि केटल में ये मिडल में नहीं होता है, एंटीरियर साइड में होता है। तो ये हाइलस वो जगह जो मतलब कि बैठी हुई जगह है, यानी एक प्रकार की खांच जिसे बोलते हैं, वो खांच टाइप है जिसके अंदर जो है रीनल आर्टरी और जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स है, वो घुसती है उसके अंदर, और उसमें से हाइलस में से निकलता क्या है, रीनल वेन निकलती है, यूरेटर निकलता है, और आपका जो कुछ और भी निकलता है, क्या निकलता है उसमें से, जो लिम्फ वेसल्स है वो भी इसमें से बाहर आती है, हाइलस में से बाहर आती है लिम्फ वेसल्स। अच्छा, रीनल पिरामिड्स जो है, रीनल जो हमने रीनल यानी किडनी का जो आंतरिक संरचना पढ़ी उसमें हमने देखा तो ऊपर कोर्टेक्स होता है, अंदर की साइड में अंदर का भाग जो है उसे मेडुला बोलते हैं। उस मेडुला में कुछ पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स टाइप होते हैं, वो उनकी संख्या 20 होती है मान लो। तो वो पिरामिड जो है इस घोड़े में ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, घोड़े में पिरामिड विकसित नहीं होते, इसलिए इसको यूनी पिरामिडियल बोलते हैं, यूना पिरामिड, यानी एक ही पिरामिड होता है वो बड़ा, क्योंकि अलग अलग पिरामिड जो है जैसे केटल में थे वैसे इसमें विकसित नहीं होते हैं। अब मेडुला जो है उसमें रीनल क्रेस्ट व एरिया क्रिबोसा
ये पाए जाते हैं। ये जो है रीनल क्रेस्ट और एरिया क्रिबोसा, ये क्या है, सिर्फ ये नाम याद रखना आप इसके, घोड़े में पाई जाती है, ये केटल में नहीं होती है। अब कुत्ते के अंदर क्या विशेषता है, कुत्ते का जो है ये किडनी दोनों वो बीन शेप्ड ही होती है, यानी सेम के बीज की आकृति के होते हैं और चिकने होते हैं। अब इसमें हाइलस जो है वो घोड़े की तरह आंतरिक किनारे के मध्य में स्थित होता है। जैसे घोड़े में आंतरिक किनारे के मध्य में स्थित होता है, ऐसे इसमें भी हाइलस कुत्ते में भी आंतरिक किनारे के मिडल में स्थित होता है। अब रही भेड़ बकरी, भेड़ बकरी में ब्रिक जो है यानी गुर्दे जो है वो सेम के बीज की आकृति के यानी बीन शेप होते हैं। ये नॉन लोबुलेटेड होते हैं, जैसे केटल में लोबुलेटेड होते हैं ऐसे ये भी नॉन लोबुलेटेड होते हैं, केटल की तरह नहीं होते हैं, घोड़े की तरह होते हैं नॉन लोबुलेटेड। इनकी सतह जो है वो उत्तल होती है, उत्तल का मतलब है कॉन्वेक्स, जो उभरी हुई है, इनकी सतह जो है वो उभरी हुई होती है। नेक्स्ट है सूअर। सूअर में क्या है, जो किडनी की सतह है, सूअर में किडनी की सतह चिकनी होती है लेकिन लोबुलेटेड होती है। घोड़े में चिकनी होती है लेकिन लोबुलेटेड नहीं होती है, केटल में चिकनी नहीं होती है लेकिन लोबुलेटेड होती है, सूअर में चिकनी भी होती है और लोबुलेटेड भी होती है, ये भी आपको याद करना है। इसमें 2 मेजर कैलाइसिस होते हैं और लगभग 1 दर्जन माइनर कैलाइसिस होते हैं। माइनर कैलाइसिस का मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था, जो पिरामिड है, पिरामिड का जो एपेक्स साइड है, पिरामिड का एपेक्स साइड है, वहाँ से अंदर नेफ्रॉन में पेशाब बढ़ेगा, फिर वो पेशाब जो आगे ट्यूब्यूल में इकट्ठा होकर जब उस पिरामिड से बाहर निकलेगा ना, वहाँ छोटी सी ट्यूब्यूल होती है, उसको माइनर कैलाइसिस बोलते हैं। और ये माइनर कैलाइसिस 3-4 पिरामिड की इकट्ठी होकर जब एक नलिका बनाते हैं उसको मेजर कैलाइसिस बोलते हैं। जो मेजर कैलाइसिस है वो फिर किस में जाके मिलता है, पेल्विस में, किडनी की पेल्विस में मिलता है। पेल्विस जो है वो यूरेटर में खुलती है। तो इसमें 2 मेजर कैलाइसिस और 1 दर्जन माइनर कैलाइसिस पाए जाते हैं। हाइलस जो है वो आंतरिक किनारे के मध्य भाग में स्थित है, इंटरनल बॉर्डर के मध्य में स्थित होता है हाइलस सूअर में। तो आपको ये पोजीशन याद रखनी है, हाइलस कहाँ पाया जाता है, लोबुलेटेड है कि नहीं है, सतह चिकनी है, खुरदरी है। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं मुर्गे के बारे में। मुर्गे में क्या, गुर्दे जो है वो भूरे रंग के, गुर्दे पहली बात है भूरे रंग के होते हैं, किसमें, पोल्ट्री में, और लंबे होते हैं और 3-4 पिंडों में बंटे होते हैं, यानी इसमें लोब्स में होते हैं, 3-4 लोब्स में बंटे होते हैं। गुर्दा जो है उसके 3-4 लोब होते हैं, जैसे केटल में लोबुलेटेड होता है बाहर से वैसे। अब इसका जो गुर्दा है ना, वो पोल्ट्री का गुर्दा जो इलियक फोसा में पाए जाते हैं। इलियक फोसा, इलियक बोन जो है, इलियम स्टियम प्यूबिस बोन जो है, उस इलियक के फोसा जो है उस फोसा में स्थित होता है। तो ये जो है हमने गुर्दे के बारे में अध्ययन किया। गुर्दे के एक्सटर्नल संरचना हमने पढ़ी, गुर्दा कहाँ पाया जाता है, गुर्दे का क्या काम है, उसकी हमने आंतरिक संरचना पढ़ी। आंतरिक संरचना में हमने उसकी जो छोटी से छोटी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है गुर्दे की, वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। फिर हमने जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर तंत्र के बारे में पढ़ा, उसके गुर्दे की रक्त सप्लाई के बारे में पढ़ा। फिर हमने गुर्दे जो है, हॉर्स में गुर्दे में क्या डिफरेंस होता है, कुत्ते में, भेड़ बकरी में, सूअर में और मुर्गी में, ये सारा अध्ययन हमने आज किया। इसको अगर आप ढंग से याद करोगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आप इसको पढ़ोगे ना, तो पढ़ने के बाद में आप साथ साथ में डायग्राम भी देखना। इसमें जो डायग्राम दिए ना, डायग्राम को जब आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम गुर्दे का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, लेकिन कल हम गुर्दे के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या काम हैं गुर्दे के, और गुर्दे के जो अन्य तंत्र है ना गुर्दे के अलावा यूरिनरी सिस्टम के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।